हेलो स्टूडेंट्स, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालय की एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। तो आज हमारी जीके की थर्ड क्लास है। ठीक है, हमारी जीके की आज थर्ड क्लास है। इससे पहले हमारे दो सब्जेक्ट इन्वायरमेंट और साइंस की क्लासेस यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। तो इन्वायरमेंट और साइंस विषय हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए जा चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। अभी हमारा जीके का विषय चल रहा है और आज हमारी उसकी थर्ड क्लास है। दो क्लासेस ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारी फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग्स आर देयर इन एमपी। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है ना। हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग आर देयर इन एमपी, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ज्योतिर्लिंग आर देयर इन एमपी। मतलब मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है। एक ऑप्शन दिया है 2, बी ऑप्शन दिया है 3, सी ऑप्शन दिया है 4 और डी ऑप्शन दिया है 5। तो मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है स्टूडेंट, तो मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर 2 ज्योतिर्लिंग। मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग। कितनी ज्योतिर्लिंग है, 2 ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में। ज्योतिर्लिंग, कितनी ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, जो ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो ज्योतिर्लिंग कौन कौन सी है, महाकालेश्वर, एक तो है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर कहां पर है ये, उज्जैन में। कहां पर ये, उज्जैन में। और है एक है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर कहां पर है, खंडवा में। तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कितनी ज्योतिर्लिंग है मध्य प्रदेश में, 2। तो कौन कौन सी है, एक तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन की प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है ना, कहां पर ये, उज्जैन में है। और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग कहां है, खंडवा में। ये बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है, 2 है, महाकालेश्वर उज्जैन में और ओमकारेश्वर खंडवा में। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ज्योतिर्लिंग की बात करें तो कितनी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। कहा कितनी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, जो कि शिव भगवान के सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। ठीक है, सबसे पवित्र स्थान माना जाता है इन जगहों को। तो कहा कितनी ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, हम एक एक करके हम देखें कहां कहां पर है। तो एक है सोमनाथ, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ कहां पर है, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। कहां पर है ये, गुजरात में। सोमनाथ कहां पर है, गुजरात में। याद रखना स्टूडेंट एक एक को, सोमनाथ कहां पर है, गुजरात में। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। मल्लिकार्जुन कहां पर है, आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुन कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहां है, श्री सेलम में, श्री सेलम में। आंध्र प्रदेश में कहां पे है, श्री सेलम में। ठीक है स्टूडेंट्स, एक है केदारनाथ। कहां है, केदारनाथ। केदारनाथ कहां पे स्टूडेंट, केदारनाथ है उत्तराखंड में। केदारनाथ कहां पे, उत्तराखंड में। केदारनाथ कहां पे, उत्तराखंड में। भीमाशंकर, भीमाशंकर, भीमाशंकर कहां पे स्टूडेंट, भीमाशंकर है महाराष्ट्र। भीमाशंकर कहां पर है, भीमाशंकर है महाराष्ट्र। भीमाशंकर कहां पे है, महाराष्ट्र। भीमाशंकर कहां पर है, महाराष्ट्र में। ठीक है स्टूडेंट्स, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर कहां पर, ये भी महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर कहां भी है, महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर कहां पे है, ये भी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहां है, ये नासिक के पास में, नासिक के पास में। ठीक है स्टूडेंट, एक और महाराष्ट्र में एक और ज्योतिर्लिंग कौन सी है, ग्रशनेश्वर। महाराष्ट्र में एक और ज्योतिर्लिंग का नाम है ग्रशनेश्वर। ग्रशनेश्वर कहां पर है स्टूडेंट, महाराष्ट्र में। ग्रशनेश्वर भी कहां है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, कहां पर ये, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहा, औरंगाबाद में। कहां पर ये, औरंगाबाद में, जो एलोवेरा की गुफा है उसके पास में। ठीक है स्टूडेंट, और कौन सी है, काशी विश्वनाथ। कौन सी है, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग कहां पर, ये है यूपी यानी कि उत्तर
प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। एक है वेद्यनाथ, एक कहाँ पर, एक कौन सी है, वेद्यनाथ। वेद्यनाथ कहाँ पे है, झारखंड में। वेद्यनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, झारखंड में। वेद्यनाथ कहाँ पे है स्टूडेंट, झारखंड में। एक है नागेश्वर, एक और कौन सी है, नागेश्वर। तो नागेश्वर कहाँ पे स्टूडेंट, नागेश्वर है गुजरात में। नागेश्वर कहाँ है, गुजरात में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में। एक और कौन सी है, रामेश्वरम। कौन सी है, रामेश्वरम। रामेश्वरम कहाँ पे, तमिलनाडु में। रामेश्वरम कहाँ पे स्टूडेंट, तमिलनाडु में। रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है स्टूडेंट, तमिलनाडु में क्या है, रामनाथपुरम में। तमिलनाडु में कहाँ पे, रामनाथपुरम में। ठीक है स्टूडेंट्स। और दो और बची, दो कौन सी है, मध्य प्रदेश में। कहाँ कहाँ पे, तो महाकालेश्वर। तो महाकालेश्वर कहाँ पर है, उज्जैन में। महाकालेश्वर कहाँ पे, उज्जैन में। और ओमकारेश्वर कहाँ पर है, ओमकारेश्वर खंडवा में। ओमकारेश्वर कहाँ पर है, खंडवा में। तो ये हमने देखी द्वादश ज्योतिर्लिंग। अगर क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश में कितनी ज्योतिर्लिंग है, तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन सी, एक महाकालेश्वर, एक ओमकारेश्वर। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग किस राज्य में है, तो सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ज्योतिर्लिंग है। और 12 ज्योतिर्लिंग देखो, महाकालेश्वर उज्जैन और ओमकारेश्वर खंडवा दोनों ही मध्य प्रदेश में आती है। इसके अलावा भीमाशंकर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है, महाराष्ट्र में। गृष्णेश्वर कहाँ पे, ये भी महाराष्ट्र में। इसके अलावा देखिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में, केदारनाथ उत्तराखंड में। ये देखिए हमने भीमाशंकर महाराष्ट्र में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में, गृष्णेश्वर महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ यूपी में, बैद्यनाथ झारखंड में, नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वरम तमिलनाडु, रामनाथपुरम में, महाकालेश्वर उज्जैन और ओमकारेश्वर खंडवा में। तो ये है द्वादश ज्योतिर्लिंग यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेट इज रिलेटेड टू कथक डांस स्टाइल, है ना। मतलब कथक नृत्य शैली का संबंध किससे है, मतलब कथक नृत्य शैली का संबंध किससे है, कथक नृत्य शैली का संबंध किससे। ये ऑप्शन दिया है पंजाब, ये ऑप्शन क्या दिया हमको, पंजाब दिया है। बी ऑप्शन दिया हमको महाराष्ट्र दिया है। सी ऑप्शन दिया हमको यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश दिया। और डी ऑप्शन दिया है गुजरात। तो कथक नृत्य शैली का संबंध किससे है स्टूडेंट, तो कथक नृत्य शैली का संबंध है यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से। कथक नृत्य शैली का संबंध है उत्तर प्रदेश से। अगर एक बात क्या है, शास्त्रीय क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं स्टूडेंट, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है 8। शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं, संख्या कितनी है 8। तो उसमें से एक अपन डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से होते हैं। एक होता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम अंग्रेजी में भी इनका नाम यही अलग नहीं हो जाएगा स्टूडेंट, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ पे स्टूडेंट, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है, तो भरतनाट्यम का संबंध है तमिलनाडु से, तमिलनाडु से। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का। ठीक है, एक है कथक। तो यही प्रश्न आया था, कथक नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से, तो कथक का संबंध है उत्तर प्रदेश से यानी कि यूपी से। और देखिए कथकली, कथकली, तो कथकली का संबंध किस राज्य से स्टूडेंट, कथकली का संबंध है केरल से। एक और डांस स्टाइल देखे, नृत्य शैली देखिए, एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, तो कुचिपुड़ी का संबंध है आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से। ठीक है स्टूडेंट। वो डांस फॉर्म देखिए मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से, मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से, मणिपुर से। ठीक है स्टूडेंट। एक है ओडिसी, एक डांस स्टाइल है ओडिसी, एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा, ओडिसी। इसका संबंध है ओडिशा से। कहां से संबंध है इसका, ओडिशा से।
एक नृत्य है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम का संबंध किससे स्टूडेंट? मोहिनी अट्टम का संबंध है केरल से। मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है? केरल से। ठीक है स्टूडेंट। एक है सत्रिया, 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 सत्रिया का संबंध किससे स्टूडेंट? असम से। सत्रिया का संबंध किससे? असम से। तो देखो, 8 क्लासिकल डांस है, 8 शास्त्रीय नृत्य है मुख्य रूप से। ठीक है, उसमें सबसे पहले भरतनाट्यम, भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से स्टूडेंट? तमिलनाडु से। एक है कथक, कथक, कथक का संबंध किससे है? यूपी से। ठीक है, एक है कथकली, कथकली का संबंध किससे है? केरल राज्य से। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। मणिपुरी का संबंध किससे स्टूडेंट? मणिपुरी का संबंध है मणिपुर से। ठीक है, ओडिसी का संबंध किससे है? ओडिसी का संबंध ओडिशा से। ओडिसी का संबंध ओडिशा से। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम का संबंध किससे है स्टूडेंट? मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से। और सत्रिया का संबंध किससे है? तो सत्रिया का संबंध असम से। ये 8 शास्त्रीय नृत्य है। इससे ये कौन किस राज्य से संबंधित है ये आपको याद रखना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक यूपी, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, मोहिनी अट्टम केरल और सत्रिया असम। तो कुल मिलाकर ये 8 शास्त्रीय नृत्य, ये आपको याद रखना कौन सा राज्य, कौन सा नृत्य किस राज्य का है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज उज्जैन सिचुएटेड। मतलब उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उज्जैन की बात करी, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज उज्जैन सिचुएटेड। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। ये ऑप्शन दिया हमको नर्मदा, बी ऑप्शन दिया है गंगा, सी ऑप्शन दिया है यमुना और डी ऑप्शन दिया है शिप्रा। तो उज्जैन किस नदी के बैंक पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो स्टूडेंट्स उज्जैन कहां पे स्थित है? शिप्रा नदी के बैंक पे, शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, शिप्रा नदी पर स्थित है। ठीक है स्टेट, उज्जैन का आंसर क्या है? शिप्रा। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे। इसके बाद करें जबलपुर, जबलपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ? जबलपुर नर्मदा के किनारे। याद रखना, जबलपुर किस नदी के किनारे? जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर किसके किनारे? ओमकारेश्वर है नर्मदा नदी के किनारे। ओमकारेश्वर किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है स्टूडेंट्स, महेश्वर, महेश्वर भी कौन सी नदी के किनारे? महेश्वर भी खरगोन, महेश्वर भी नर्मदा नदी के किनारे। महेश्वर किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। ठीक है स्टूडेंट्स, और होशंगाबाद, होशंगाबाद इसको अब क्या नाम है उसका? नर्मदापुरम। होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, अब नाम चेंज हो गया नर्मदापुरम। ये भी किस नदी के किनारे है? ये भी है नर्मदा नदी के किनारे स्टूडेंट। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है, ये बातें भी आपको याद रखनी। उज्जैन किस नदी के किनारे है? ये प्रश्न आया था किस नदी के किनारे? शिप्रा। जबलपुर नर्मदा, ओमकारेश्वर नर्मदा, महेश्वर नर्मदा और होशंगाबाद जिसका नाम अब नर्मदापुरम, ये भी नर्मदा नदी के किनारे। ये बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब प्राइमरी सेलिब्रेट द भगोरिया फेस्टिवल। मतलब कि भगोरिया त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है या सेलिब्रेट किया जाता है? किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है संथाल, बी ऑप्शन दिया है गोंड, बी ऑप्शन दिया है गोंड, सी ऑप्शन दिया है भील और डी ऑप्शन दिया है मौर्या जनजाति। तो कौन सी जनजाति के द्वारा भगोरिया नृत्य, भगोरिया त्योहार मनाया जाता? तो कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है स्टूडेंट? तो भील जनजाति के द्वारा भगोरिया त्योहार मनाया जाता है। भील जनजाति के द्वारा ही क्या मनाया था? भगोरिया त्योहार। भील जनजाति के द्वारा भगोरिया त्योहार मनाया जाता है, भगोरिया
त्योहार का संबंध किससे है? भगोरिया त्योहार का संबंध है भील जनजाति से। बिल्कुल आपको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बात और आपको याद रखनी है स्टूडेंट की, पिथौरा चित्रकला, पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा चित्रकला का संबंध किससे? पिथौरा चित्रकला का संबंध भी भील जनजाति से। दो बातें आपको याद रखनी है स्टूडेंट। भील जनजाति के द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट भगोरिया त्योहार। और पिथौरा चित्रकला का संबंध किससे? पिथौरा चित्रकला का संबंध भी भील जनजाति से। अगर भील जनजाति की बात करें तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति ही कौन सी स्टूडेंट? भील। भील क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्या है? जनजाति। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति या सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है स्टूडेंट? भील। ठीक है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी ट्राइब ही कौन सी है स्टूडेंट? भील। ठीक है स्टूडेंट, सबसे बड़ी ट्राइब या सबसे बड़ी जनजाति भील है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने। अब हमारे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपीज। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपीज मतलब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी पूछा है कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ऑप्शन दिया हमको बेतवा। ए ऑप्शन क्या दिया हमको? बेतवा। बी ऑप्शन दिया हमको नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, सी ऑप्शन दिया है धसान और डी ऑप्शन दिया है केन। तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ठीक है, मध्य प्रदेश की लंबी सबसे लंबी नदी कौन सी? देखें, अगर मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है स्टूडेंट? तो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी जो नदी है वो कौन सी है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एमपी इज नर्मदा। कौन सी नदी है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी? नर्मदा नदी। इसकी अगर बात करें लंबाई की, पूछ ले लंबाई कितनी है? लंबाई कितनी है? तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई यानी कि लेंथ, लंबाई यानी कि लेंथ है। अब लेकिन ये लंबाई टोटल है स्टूडेंट। मध्य प्रदेश में पूछे मध्य प्रदेश में लंबाई कितनी है? लंबाई अगर पूछे मध्य प्रदेश में कितनी, ये टोटल लंबाई है। और लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है? तो लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर। नर्मदा नदी को बात करें मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी कि लाइफ लाइन ऑफ एमपी। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। तो नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। इसका उद्गम कहां से होता है? अनूपपुर जिले से होता है। अनूपपुर जिले से होता है। कहां से? अनूपपुर जिले में अमरकंटक से होता है। अनूपपुर जिले अमरकंटक से इसका उद्गम होता है स्टूडेंट। मतलब कि उद्गम यानी ओरिजिन। ओरिजिन कौन से जिले से होता है पूछ ले तो अनूपपुर जिले। अनूपपुर जिले में कहां से? अमरकंटक से होता है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी, लंबाई टोटल 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में लंबाई 1077 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। उद्गम या ओरिजिन कहाँ होता है? अनूपपुर जिले से। और कहां से होता है? अनूपपुर जिले में अमरकंटक से। तो कुछ बातें आपको याद रखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब इज फाउंड इन पातालकोट ऑफ छिंदवाड़ा। मतलब छिंदवाड़ा के पातालकोट में, छिंदवाड़ा के का पातालकोट नामक स्थान है। छिंदवाड़ा में एक पातालकोट नामक जगह है। वहां पर कौन सी जनजाति पाई जाती है? कौन सी जनजाति पाई जाती है? ठीक है, छिंदवाड़ा के पातालकोट में कौन सी जनजाति पाई जाती है? एक ऑप्शन है भगोरिया। एक ऑप्शन क्या है हमारे पास? भगोरिया। एक ऑप्शन दिया हमको कोरकू। एक ऑप्शन है हमारे पास बेगा और एक ऑप्शन दिया है भारिया। एक ऑप्शन है भारिया। ठीक है स्टूडेंट,
तो पातालकोट छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो पाई जाती है भारिया जनजाति। ठीक है, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है स्टूडेंट? याद रखना, पातालकोट में। पातालकोट, पातालकोट छिंदवाड़ा में, पातालकोट छिंदवाड़ा में भारिया जनजाति पाई जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पातालकोट है छिंदवाड़ा में, वहां पे कौन सी जनजाति पाई जाती, कौन सी ट्राइब पाई जाती? तो भारिया जनजाति, भारिया ट्राइब पाई जाती। ये बात आपको याद रखनी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट? सन टेम्पल ऑफ सागर डिस्ट्रिक्ट, सागर डिस्ट्रिक्ट। क्या ऑप्शन दिया हमारे पास? खुरी, ये ऑप्शन दिया है खुरी। बी ऑप्शन दिया है शाहगढ़, बी ऑप्शन दिया है शाहगढ़। सी ऑप्शन दिया है रेहली, रेहली। और एक ऑप्शन दिया राहतगढ़, एक ऑप्शन दिया है राहतगढ़, राहतगढ़। तो ये ऑप्शन प्रश्न है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रश्न क्या है? जो सन टेम्पल है ना, सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर सागर जिले में जो कि सूर्य मंदिर है, कहां पर स्थित है? सन टेम्पल या सूर्य मंदिर जो कि कहां है? सागर जिले में स्थित है। कहां पर? सागर जिले में स्थित है। सागर जिले में कहां पर है? ठीक है, ठीक है, सागर जिले का सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? ए खुरी में, बी शाहगढ़, सी रेहली और डी राहतगढ़। तो कहां पर है वो? रेहली में। जो सागर जिले में सूर्य मंदिर है कहां पर स्थित है स्टूडेंट? तो रेहली में नामक स्थान पर सूर्य मंदिर है। ठीक है, तो कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। क्या याद रखनी है? ओमकारेश्वर मंदिर तो हमने पढ़ा है, कहां पर है? खंडवा में। आपको याद है महाकालेश्वर मंदिर भी फेमस है, वो कहां पर है? उज्जैन में। ठीक है स्टूडेंट, आपको शारदा माता का मंदिर, कुछ मंदिर याद रखनी। शारदा माता का मंदिर, शारदा माता का मंदिर कहां पर है स्टूडेंट? ये है मैयर सतना में। कहां है? मैयर सतना में। कहां पर है? मैयर सतना में। ये बात आपको याद रखनी है स्टूडेंट। ठीक है, भोजपुर शिव मंदिर, भोजपुर शिव मंदिर, भोजपुर शिव मंदिर, भोजपुर शिव मंदिर कहां स्टूडेंट? तो भोजपुर शिव मंदिर है रायसेन में। कहां पे स्टूडेंट? भोजपुर शिव मंदिर, भोजपुर शिव मंदिर कहां पर है? भोजपुर शिव मंदिर है रायसेन में। कहां पर है? रायसेन में। तेली का मंदिर, तेली का मंदिर कहां स्टूडेंट? ग्वालियर के किले में। कहां है? ग्वालियर किले में। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। तेली का मंदिर कहां है? ग्वालियर में। ठीक है, तेली का मंदिर। इसके अलावा बात करें सहस्त्रबाहु का मंदिर, सहस्त्र बाहु, इसी को हम बोलते हैं सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर, सास बहू का मंदिर। ये भी कहां स्टूडेंट? ये भी है आपका ग्वालियर किले में, ग्वालियर किले में। ये भी कहां पर है स्टूडेंट? ग्वालियर किले में। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको याद रखनी। राम राजा मंदिर, राम राजा मंदिर, राम राजा मंदिर कहां है स्टूडेंट? ओरछा निवाड़ी में। कहां पे है? ओरछा निवाड़ी में। क्या है? राम राजा मंदिर। राम राजा मंदिर कहां पर है? ओरछा निवाड़ी में। ये बात आपको याद रखनी। एरण का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर कहां पर है? एरण का विष्णु मंदिर ये कहां पर है? तो एरण किस जिले में स्टूडेंट? एरण है सागर में। एरण का विष्णु मंदिर में भी कहां पर है? सागर में। ठीक है स्टूडेंट, काल भैरव मंदिर, काल भैरव मंदिर, तो काल भैरव मंदिर कहां स्टूडेंट? तो काल भैरव मंदिर कहां पर है? काल भैरव मंदिर उज्जैन में। काल भैरव मंदिर क्या है यहाँ पे स्टूडेंट? काल भैरव मंदिर उज्जैन में। ठीक है स्टूडेंट, खजराना गणेश मंदिर, खजराना गणेश मंदिर, खजराना गणेश मंदिर का स्टूडेंट? खजराना गणेश मंदिर है इंदौर में। कहां पर है स्टूडेंट? इंदौर में। खजराना गणेश मंदिर कहां पर स्टूडेंट? इंदौर में। कहां पर है? इंदौर में। सलकनपुर माता मंदिर, सलकनपुर माता मंदिर, सलकनपुर माता मंदिर कहां पे स्टूडेंट? सलकनपुर में। सलकनपुर में कहां पे है? सीहोर में। सलकनपुर में कहां पर है?
स्टूडेंट? सीहोर में। सलकनपुर में कहां पर है ये स्टूडेंट? सीहोर में। ठीक है स्टूडेंट। बगलामुखी माता मंदिर, बगलामुखी माता मंदिर ये कहां पे स्टूडेंट? नलखेड़ा में। कहां पे ये? नलखेड़ा। नलखेड़ा कौन से जिले में? आगर जिले। नलखेड़ा आगर में स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये बातें भी आपको ध्यान रखनी। शारदा माता का मंदिर कहाँ है? मैयर सतना में। भोजपुर शिव मंदिर कहाँ है? रायसेन में। तेली का मंदिर ग्वालियर किले में। सहस्त्रबाहु साउस बहू का मंदिर ग्वालियर किले में। राम राजा मंदिर कहाँ है? ओरछा निवाड़ी में। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये सागर में। काल भैरव मंदिर कहाँ पर है? उज्जैन में। खजराना गणेश मंदिर कहाँ पर है? इंदौर में। सलकनपुर माता मंदिर कहाँ पर है? सीहोर में। बगलामुखी माता मंदिर कहाँ पर है? नलखेड़ा आगर जिले में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बातें भी प्रमुख मंदिर है, ये भी आपको याद रखना है। ये सभी इसलिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्योंकि ये कहां पर है? सभी मध्य प्रदेश में। ये सभी मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश से क्वेश्चंस बहुत बनते, तो हम मध्य प्रदेश की एक क्लास लेके आएंगे, केवल एक क्लास, उसमें आपको सभी टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसमें मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण चीजें भी कवर कराई जाएगी। तो वहां पे इतना, ये तो केवल डेमो था, इससे भी बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। ये क्लास में आपको सब चीजें कवर करवाई जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बीच फील्ड इज द ऑस्कर अवार्ड गिवन फॉर। मतलब क्या प्रश्न है? किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है, किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? ठीक है स्टूडेंट, कुछ ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है स्पोर्ट्स। पहला ऑप्शन क्या है? स्पोर्ट्स। सेकंड ऑप्शन है साइंस। ठीक है, एक ऑप्शन है हमारे पास सिनेमा, और एक ऑप्शन है हमारे पास लिटरेचर यानी कि साहित्य। ठीक है, ये प्रश्न है। अब हमको एक एक प्रश्न को कवर करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन क्या है? इन विच फील्ड, मतलब कि किस क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड यानी ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है खेल, एक ऑप्शन दिया है विज्ञान यानी कि साइंस, एक ऑप्शन दिया है सिनेमा, और एक ऑप्शन दिया है साहित्य। ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं। तो किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया था? तो ऑस्कर पुरस्कार दिया था सिनेमा के क्षेत्र में। सिनेमा के क्षेत्र में ही ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। स्टूडेंट, कुछ और प्रमुख पुरस्कार देख लेते हैं, जैसे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, ये किस क्षेत्र में दिया था? ये भी दिया था सिनेमा में। ये भी किस क्षेत्र में दिया? सिनेमा के क्षेत्र में दिया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। एक पुरस्कार है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की बात करें, ये दिया था विज्ञान के क्षेत्र में। कहां के क्षेत्र में दिया था? ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया था। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि साइंस के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया, मतलब साइंस के एरिया में दिया था, साइंस की फील्ड में दिया था। ये किस में दिया था? ये सिनेमा में दिया था दादा साहब फाल्के। ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है सिनेमा में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये विज्ञान से संबंधित है, ये सिनेमा से संबंधित है। और भी कुछ पुरस्कार है, जैसे इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड की बात करें, ग्रैमी पुरस्कार की बात करें, किस फील्ड में दिया जाता है? संगीत के फील्ड में, यानी कि म्यूजिक के क्षेत्र में दिया था। म्यूजिक के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये बातें आपको याद रखनी है। देखो, एक बात है, एक है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, मतलब कि लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। इसके अलावा दिया जाता है
व्यास सम्मान भी, ये भी साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में दिया जाता है। एक है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में यानी कि लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। एक और है मूर्ति देवी, मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार भी दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भी किसमें फील्ड में दिया जाता है, ये भी दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, मतलब लिटरेचर की फील्ड में। तो ये सब साहित्य से रिलेटेड है, नहीं लिटरेचर के रिलेटेड। तो हमने क्या क्या देखे स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले देखा ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया था, सिनेमा के क्षेत्र में दिया था, ये बात आपको याद रखनी। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है स्टूडेंट, तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है सिनेमा का क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस में दिया जाता है, सिनेमा में दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान की फील्ड ने साइंस की फील्ड में दिया जाता है। ग्रेमी अवार्ड, ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक संगीत की फील्ड में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर साहित्य की फील्ड में दिया जाता है। व्यास सम्मान भी साहित्य लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, साहित्य में इंग्लिश में बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है स्टूडेंट। सरस्वती सम्मान भी साहित्य लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार भी साहित्य लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है, ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी बातें आपको याद रखनी है क्योंकि और भी अवार्ड्स है कुछ, हम आगे कवर करते चले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ द प्लेयर, द नेम ऑफ द प्लेयर, the name of the player known as the magician of hockey, known as the magician of hockey, known as the magician of hockey the name of the player known as the magician of hockey, ठीक है। मतलब कि किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। कुछ ऑप्शन दिए हमारे पास, मेजर ध्यानचंद, पहला ऑप्शन दिया मेजर ध्यानचंद, दूसरा ऑप्शन दिया है जेमी केर, जेमी केर, एक ऑप्शन दिया है रुपिंदर पाल सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, और एक ऑप्शन दिया है अली खान, एक ऑप्शन दिया है अली खान। देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या क्वेश्चन दिया, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, हॉकी का क्या पूछा है, जादूगर, क्या बोला है, हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया है, एक ऑप्शन दिया है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, एक ऑप्शन दिया है जेमी कर, एक रुपिंदर पाल सिंह, एक अली खान। तो क्या इसको दिया था है मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहा जाता है। बात करें मेजर ध्यानचंद की, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद को ही क्या कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, हॉकी का जादूगर कहा जाता है, हॉकी का जादूगर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मेजर ध्यानचंद को किसको कहा, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मैजिशियन ऑफ हॉकी कहा जाता है, ठीक है। इनका जन्म दिवस की तारीख है 29 अगस्त, और 29 इनके जन्म दिवस की तारीख पर ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, यानी कि नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस भी इनके ही जन्मदिन पर मनाया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। मेजर ध्यानचंद
खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसको पहला पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम क्या था स्टूडेंट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। जो ये क्या है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये भी इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद से संबंधित आपको ये बातें याद रखनी है कि मेजर ध्यानचंद को ही हॉकी का जादूगर कहते हैं। पहली बात, 29 अगस्त इनके जन्म दिवस के अवसर पर ही राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। जो भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, ठीक है। और इनकी एक आत्मकथा भी, इनकी क्या है, एक आत्मकथा, यानी कि इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी है, गोल। इनकी आत्मकथा का नाम है गोल। क्या नाम है, गोल। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल, इनकी आत्मकथा का नाम है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, इनके पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है, इनको पद्म भूषण पुरस्कार मिल चुका है। कब मिला था पद्म भूषण पुरस्कार इनको, 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित थे। मेजर ध्यानचंद को पद्म भूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला था, 1956 में। ये बातें आपको याद रखनी। अब हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच फील्ड विज्ञान रत्न अवार्ड, इन विच फील्ड इज द विज्ञान रत्न अवार्ड, ठीक है, विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न अवार्ड गिवन फॉर एक्सीलेंस। ए ऑप्शन दिया हमको स्पोर्ट्स, ए ऑप्शन क्या दिया हमको, स्पोर्ट्स, ठीक है। बी ऑप्शन दिया हमको लिटरेचर, बी ऑप्शन दिया हमको लिटरेचर, बी ऑप्शन क्या दिया हमको, बी ऑप्शन दिया हमको लिटरेचर, बी ऑप्शन हमको दिया है लिटरेचर, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा ऑप्शन दिया है हमको साइंस, तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, साइंस। और चौथा ऑप्शन दिया आर्ट्स। ये ऑप्शंस हमको दिए हैं। तो देखो, मतलब प्रश्न क्या है, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में विज्ञान रत्न पुरस्कार, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है ना, एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में विज्ञान रत्न अवार्ड दिया जाता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। ऑप्शन दिया हमको, ए दिया है स्पोर्ट्स यानी कि खेल के क्षेत्र में, बी लिटरेचर यानी कि साहित्य के क्षेत्र में, सी साइंस यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में, और डी आर्ट्स यानी कि कला के क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है विज्ञान रत्न पुरस्कार, तो ये दिया जाता है साइंस के क्षेत्र में, मतलब साइंस की फील्ड में विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया था उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ये बात आपको याद रखनी है, विज्ञान रत्न पुरस्कार का संबंध है विज्ञान क्षेत्र से। कुछ और पुरस्कार है वो भी हमको याद रखना है। एक है धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार, धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे स्टूडेंट, धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध है चिकित्सा से। किससे है, चिकित्सा से। किससे संबंध का, चिकित्सा से संबंधित, ठीक है स्टूडेंट। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर अवार्ड, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किसके है, पत्रकारिता से। किससे है, पत्रकारिता से, ठीक है। किससे संबंध है इसका, पत्रकारिता से। किसे, पत्रकारिता से इसका संबंधी, ठीक है स्टूडेंट्स। एक है अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे स्टूडेंट, अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल से। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है स्टूडेंट, अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल से। धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध है चिकित्सा से, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध है पत्रकारिता से, अर्जुन पुरस्कार का संबंध है खेल से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक है द्रोणाचार्य पुरस्कार,
द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य अवार्ड का संबंध किसको दिया था? द्रोणों का ये खेल प्रशिक्षक को दिया था। किसको? खेल प्रशिक्षक को दिया था, यानी कोच को दिया, खेल प्रशिक्षक को दिया था, है ना। मतलब जो स्पोर्ट्स में जो कोच रहते हैं ना, उनको दिया था, खेल प्रशिक्षक को पुरस्कार दिया था, खेल के गुरुओं को दिया था द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। बोरलाग पुरस्कार, बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में जाता है? ये कृषि के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में जाता है? कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर की फील्ड में दिया जाता है। कृषि एग्रीकल्चर की फील्ड में ये बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। एक है एबेल पुरस्कार। एक कौन सा है? एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में दिया था। किस क्षेत्र में, किस फील्ड में दिया था? मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। विज्ञान रत्न पुरस्कार का संबंध विज्ञान से है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है, स्पोर्ट्स के जो प्रशिक्षक रहते हैं, खेल प्रशिक्षक, उनको दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार कृषि की फील्ड में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लहरी बाई। क्या क्वेश्चन है हमारा? लहरी बाई। लहरी बाई हु इज famously known as millet ambassador, who is famously known as millet ambassador, ठीक है, मिलेट एम्बेसडर के नाम से जाना जाता है, एम्बेसडर, ठीक है। इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? इज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये प्रश्न है हमारा। तो क्या प्रश्न है? लहरी बाई, क्या बोला है? लहरी बाई जिसको मिलेट एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है, मिलेट एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? मिलेट एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। किस जिले से? मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है? ठीक है, तो ऑप्शंस क्या हमारे पास? ये ऑप्शन दिया है भोपाल, ये ऑप्शन दिया है भोपाल, बी ऑप्शन दिया है डिंडोरी, सी ऑप्शन दिया है इंदौर और डी ऑप्शन दिया है जबलपुर। तो लहरी बाई का संबंध किससे? लहरी बाई का संबंध किससे? ठीक है, तो लहरी बाई जिसको किसका एम्बेसडर जाना जाता है? मिलेट एम्बेसडर, यानी कि मोटे अनाज का एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है। वो किस? मिलेट एम्बेसडर मतलब मोटे अनाज के एम्बेसडर, मोटे अनाज के एम्बेसडर के रूप में भी जाना जाता है। वो किस जगह से बिलोंग करती है मध्य प्रदेश में? वो बिलोंग करती है डिंडोरी से। किस जगह से बिलोंग करती है वो? डिंडोरी से उनका संबंध। किस जिले से इनका संबंध है? डिंडोरी से संबंध है। अब कुछ और एम्बेसडर हम देख लेते हैं, जैसे कुछ एम्बेसडर, जैसे कि मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश पर्यटन यानी कि टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्टूडेंट? मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी किसके ब्रांड एम्बेसडर है? मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। मध्य प्रदेश टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्टूडेंट? सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के ब्रांड एम्बेसडर है चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी। चेतन सोलंकी किसके ब्रांड एम्बेसडर है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, ठीक है। और यही नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के भी ब्रांड एम्बेसडर है, ठीक है। इसके अलावा बात करें मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग, जो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्टूडेंट? तो भूरी बाई। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भूरी बाई। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भूरी बाई।
एक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्टूडेंट? भावना डेहरिया, भावना डेहरिया, भावना डेहरिया, भावना डेहरिया। और कौन है? सिद्धि मिश्रा, भावना डेहरिया एंड सिद्धि मिश्रा। ये कहाँ की ब्रांड एम्बेसडर है? मध्य प्रदेश की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मध्य प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भावना डेहरिया और सिद्धि मिश्रा, भावना डेहरिया और सिद्धि मिश्रा। मध्य प्रदेश आयकर विभाग, मध्य प्रदेश आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है स्टूडेंट? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी कहाँ के ब्रांड एम्बेसडर है? मध्य प्रदेश आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी है ना। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारिका घारू, सारिका घारू, यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारिका घारू। ये सभी मध्य प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी है। तो मिलेट एम्बेसडर डिंडोरी से संबंध किसका है? लहरी बाई का। मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पंकज त्रिपाठी। सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश में चेतन सोलंकी। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भूरी बाई। मध्य प्रदेश बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? भावना डेहरिया एंड सिद्धि मिश्रा। मध्य प्रदेश आयकर विभाग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कैलाश सत्यार्थी। और राज्य निर्वाचन, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सारिका घारू। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना है स्टूडेंट। तो आज की हमारे सेशन यही, हमारी क्लास आज की हमारी यही समाप्त होती है। हमारी जीके की 3rd क्लास आज एंड हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं आने वाली क्लास में। तो 3 क्लास एंड हो चुकी है टोटल। आने में 2 क्लास और आएगी जीके की लगभग, और 1 क्लास आई है हमारी एमपी की मैराथन जीके की। तो बस ये 6 क्लास आपका जीके कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लास और बची, इसके बाद 1 मैराथन आएगी, वो केवल एमपी की रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका जीके का भी सब्जेक्ट इसके बाद कवर हो जाएगा। इन्वायरमेंट का ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हो चुके, वो भी कंप्लीट है। साइंस के भी लगभग सभी वीडियोस अपलोडेड हो चुके हैं। मतलब 2 से 3 दिनों के अंदर आपके, लगभग 3 दिनों के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी खत्म हो जाएंगे। फिर ज्यादा सब्जेक्ट नहीं हो जाए, फिर हमारे आधी तैयारी तो वैसे ही हो जाएगी। और फिर मैथ्स की 3 से 4 क्लास में हम मैथ्स भी खत्म कर देंगे। 4 से 5 क्लास में से करके हम 31 तारीख से पहले हमारा पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे, और आपको रिविजन के लिए भी पर्याप्त समय मिल जाएगा स्टूडेंट। तो क्या करना है तैयारी के लिए? आपको कुछ नहीं करना है, जो पढ़ाया जा रहा है उसी को पढ़ना है और रिवाइजन करना है बार बार, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही सॉलिड कंटेंट है। जब आप पूरी तैयारी कर लेंगे, जब पेपर में बैठेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कंटेंट हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण था। और यदि आप इस कंटेंट को, जो भी हमने पढ़ा है, पूरी तरीके से देख लेते हैं हमारे वीडियोस को, और अच्छे से रिवीजन कर लेते तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा स्टूडेंट। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे स्टूडेंट। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है। जय हिंद, जय भारत।